नमस्ते स्टूडेंट्स, क्लास 12th ज्योग्राफी में अपना जो टॉपिक चल रहा है विश्व जनसंख्या घनत्व वृद्धि, तो उसी में कल अपन ने पढ़ा था विश्व जनसंख्या घनत्व के बारे में। तो आज उसी घनत्व को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या घनत्व का वितरण। अब वितरण की अपन बात करते हैं, यानी वितरण का अर्थ क्या होता है? फैलाव। जनसंख्या का फैलाव जो है वो कैसे होता है, जनसंख्या वितरण क्या होता है? तो जनसंख्या की जो बसावट होती है, लोगों का जो निवास करने का जो तरीका होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? जनसंख्या वितरण बोलते हैं। अपन ने कल पढ़ा था। तो ये वितरण किस प्रकार से? तो अपन संपूर्ण विश्व की अगर बात करें तो संपूर्ण विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। असमान से हमारा अभिप्राय होता है कि सभी क्षेत्रों में एक जितनी, जैसे इस क्षेत्र में 500 व्यक्ति निवास करते हैं तो दूसरे क्षेत्र में 500 नहीं मिलेंगे, वहाँ पर हो सकता है 250, हो सकता है 1000 हो। तो इस प्रकार से सभी क्षेत्रों में, संपूर्ण विश्व में ही जनसंख्या का वितरण असमान देखने को मिलता है। यानी इसमें बहुत सारी विषमताएं पाई जाती हैं। विषमताओं से हमारा अभिप्राय है कि कोई क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर अधिक उपजाऊ भूमि है, समतल मैदानी क्षेत्र है या औद्योगिक क्षेत्र है, तो उसके आसपास ज़्यादा लोग निवास करते हैं। और कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर क्या होता है, सीधे अपन बात करें कि उन क्षेत्रों में लोगों के पास रोजगार के कोई पर्याप्त साधन नहीं होते, तो उन क्षेत्रों से व्यक्ति क्या करते हैं? प्रवास करते हैं और अन्य स्थानों पर जाकर निवास करने लग जाते हैं। तो इसी के कारण क्या होता है, जनसंख्या का जो वितरण है वो प्रभावित होता है। यहाँ इस क्षेत्र में कोई व्यक्ति निवास कर रहा है, जैसे अपन बात करें एग्जाम्पल के तौर पर कि जयपुर का शहरी क्षेत्र है, अब वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन निवास करती है, धीरे धीरे व्यक्ति क्या है, अब यहाँ पर सांगानेर की बात करें, सांगानेर और जयपुर का जो जनसंख्या घनत्व है उसमें भी अंतर मिल जाएगा। यहाँ से जैसे जैसे अपन ग्रामीण क्षेत्रों की ओर आगे की ओर बढ़ेंगे तो वहाँ पर और जनसंख्या का वितरण कम देखने को मिलेगा, क्योंकि सभी ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्ति रोजगार की तलाश में, शिक्षा के लिए, अच्छी सुविधाओं के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए शहर की ओर दौड़ते हैं। तो शहरों का जो जनसंख्या घनत्व है वो ज़्यादा पाया जाता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों का जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए आगे देखते हैं अपन कि विश्व में जनसंख्या घनत्व का वितरण। तो अपन सबसे पहले बात करें कि सबसे पहले विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। इसमें बहुत सारी विषमताएं देखने को मिलती है। जिन स्थानों पर ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, अब जिन स्थानों पर ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है उन स्थानों के ऊपर जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा होगा, और जहाँ पर कम जनसंख्या निवास करती है तो वहाँ पर लोगों की संख्या कम होगी, वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व भी कम रहता है। अब ये किस प्रकार, इसका एग्जाम्पल के तौर पर अगर अपन समझें कि किस प्रकार ये अंतर अपने को स्पष्ट नज़र आता है, तो अपन देखें एक क्षेत्र तो ऐसा होता है, जैसे अपन बात करें सहारा मरुस्थल हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, मंगोलिया हो गया, ये ऐसे क्षेत्र है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका के पास में स्थित है, मंगोलिया वाला जो क्षेत्र है। तो इस प्रकार ये जो क्षेत्र ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम व्यक्ति निवास करते हैं। एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जैसे अपन बात करें कोई क्षेत्र है, अब क्षेत्र तो बड़े थोड़े हैं, 5000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, 5000 वर्ग किलोमीटर कोई क्षेत्र है, ये इतना बड़ा क्षेत्र है। और इस क्षेत्र के अंदर अपन बात करें 500, अब इसमें अगर एक व्यक्ति की अगर बात करें तो एक व्यक्ति भी हो तो उसके लिए कितने व्यक्ति चाहिए? 5000। अब यहाँ पर 4950 भी हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया? इस क्षेत्र के लिए एक से भी कम व्यक्ति यहाँ पर निवास करते हैं। जबकि एक क्षेत्र ऐसा होता है कि एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हज़ारों व्यक्ति निवास करते हैं। जैसे अपन दिल्ली की बात कर लें, अपने भारत में दिल्ली जो है वहाँ पर 11000, एक वर्ग किलोमीटर में 11000 व्यक्ति निवास करते हैं। विश्व के स्तर पर अगर देखा जाए तो सिंगापुर हो गया, सिंगापुर में 7797 व्यक्ति निवास करते हैं। तो इस प्रकार से जनसंख्या का घनत्व हर क्षेत्र में अलग अलग देखने को मिलता है। एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर एक व्यक्ति से भी कम व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। दूसरी ओर सिंगापुर, जिसमें 7797 व्यक्ति। तो एक क्षेत्र तो ऐसा होता है जिसमें केवल एक व्यक्ति से भी कम, और एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर लगभग 8000, 8500 के आसपास व्यक्ति निवास करते हैं। तो ये असमान वितरण है, ये भारी विषमता देखने को मिलती है। तो ये तो अपने एग्जाम्पल के तौर पर हो गए। उसके बाद में अपन बात करें कि विश्व जनसंख्या ब्यूरो अब विश्व जनसंख्या ब्यूरो वाशिंगटन इसलिए कहा जाता है, इसका जो मुख्यालय, जो विश्व की जनसंख्या के आंकड़े कलेक्ट करने वाला जो ब्यूरो है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन में है। तो इसने क्या किया? विश्व जनसंख्या ब्यूरो वाशिंगटन के अनुसार 2015 में इसने क्या है, अपनी जनगणना अलग टाइम पे होती है, इसने क्या किया 2015 में एक अनुमान लगाया जिसमें ये बताया कि विश्व का कुल संपूर्ण विश्व की टोटल जो पॉपुलेशन है तो उसका जनसंख्या घनत्व कितना है? 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये एवरेज निकल कर आया संपूर्ण विश्व का। जबकि अपन अलग अलग अगर महाद्वीपों के अनुसार अलग अलग देखें तो एशिया महाद्वीप में 116, यूरोप महाद्वीप में 32, अफ्रीका महाद्वीप में 27 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर
व्यक्तियों का औसत एवरेज सामने आया। किसके अनुसार? विश्व जनसंख्या ब्यूरो वाशिंगटन के अनुसार 2015 में उसके द्वारा जो गणना की गई उसके अनुसार। अब अपन बात करते हैं जैसे भारत के संदर्भ में, तो भारत को ध्यान में रखते हुए अपन कुछ महत्वपूर्ण देशों का एवरेज जो जनसंख्या घनत्व वो देखते। तो अपना भारत आता है 5वें नंबर पर, अपने भारत 5वें नंबर पर आता है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या विश्व के 5 महत्वपूर्ण देश है, उनमें अगर देखा जाए तो बांग्लादेश 1088 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। दक्षिणी कोरिया में 506 व्यक्ति, रुवांडा 422 व्यक्ति, नीदरलैंड 405 व्यक्ति और भारत में आते हैं 388 व्यक्ति। अब अपन देखेंगे, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 388 क्यों आ रहा है, 382 होना चाहिए। तो बेटा इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि 388 अपन बात कब की कर रहे हैं, 2015 के अनुसार, जबकि अपना जो 382 वो किसके अनुसार है, 2011 की जनगणना के अनुसार अपना जनसंख्या घनत्व 382 था। लेकिन इसने जो विश्व जनसंख्या ब्यूरो वाशिंगटन वाला है उसने 2015 के अनुसार आंकड़े प्रस्तुत किए, तो अपना जनसंख्या घनत्व कितना आया, 388 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर देखने को मिला। तो ये वितरण है, इससे अपन वितरण को पता चलता है कि बांग्लादेश में एवरेज 1088 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, कोरिया में, दक्षिण कोरिया में 506, रुवांडा में 422, नीदरलैंड में 405 और भारत में 388 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। ये इन देशों का एवरेज घनत्व है। तो ये अपना जनसंख्या का वितरण हो गया। अब अपन बात करते हैं आगे कि जनसंख्या घनत्व के आधार पर विश्व को 5 महत्वपूर्ण भागों में विभाजित किया हुआ है। जनसंख्या घनत्व के आधार पर, जैसे अपन वितरण पढ़ रहे थे, तो वितरण से ही क्या होता है, जनसंख्या घनत्व, वितरण और जनसंख्या जो घनत्व है दोनों का समान ही अंतर, दोनों अपन जो देखते हैं जब घनत्व की अपन बात करते हैं, जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या घनत्व और वितरण एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। जब जनसंख्या वितरण निकाला जाता है तो वितरण से घनत्व दोनों ही चीज़ें अपने को निकालने पर आती है। तो अपन इसमें जब भारत की बात करते हैं तो 2015 के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व एवरेज कितना था, 388। 2011 की जनगणना के अनुसार कितना था, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसी आधार पर, जनसंख्या घनत्व के आधार पर संपूर्ण जो अपना जो विश्व है उस विश्व को 5 महत्वपूर्ण भागों में डिवाइड किया हुआ है। यानी 5 महत्वपूर्ण भाग जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है उसके आधार पर इसको डिवाइड किया। तो पहला जो आता है वो आता है अत्यधिक जनघनत्व वाले देश। अब अत्यधिक जनघनत्व में कौन कौन से देशों को शामिल किया, किस कारण से किया, तो इसके पर परिभाषा अगर देखें कि अत्यधिक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जनघनत्व वाले जो देश थे उनको इसमें शामिल किया गया। अब इसमें कितना माना गया, यानी 250 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले देश जो है वो अत्यधिक जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत शामिल किए जाते। तो इसकी परिभाषा के तौर पर अपन क्या लिखेंगे कि वे देश जिनका जनसंख्या घनत्व 250 से अधिक है वो किस में शामिल किए जाएंगे, अत्यधिक जनघनत्व वाले देशों में शामिल किए जाएंगे। तो इसमें विश्व के 3 महत्वपूर्ण ऐसे समूह हैं जिनको इसमें शामिल किया गया। विश्व के 3 महत्वपूर्ण जनसंख्या के समूह जिसमें अत्यधिक जनघनत्व में इनको माना गया। जैसे अपन बात करें, पहला पूर्वी दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया। ये ऐसा क्षेत्र है जिसमें लगभग, इस क्षेत्र में जितने भी देश हैं उन सभी में लगभग जनसंख्या ज़्यादा मात्रा में निवास करती है और उन सब का घनत्व 250 से अधिक ही देखने को मिलता है। तो ये एक क्षेत्र तो हो गया। दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है पश्चिमी और मध्य यूरोप महाद्वीप का पश्चिमी और मध्य भाग जो है वो भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। उसके बाद में अपन तीसरे नंबर पर बात करें, पूर्वी उत्तरी अमेरिका का जो क्षेत्र है वो भी 250 से अधिक जनघनत्व वाले देशों में ही, या 250 से अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्रों में शामिल किए। तो 3 ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनका जनघनत्व क्या है, ज़्यादा देखने को। अब इनमें ज़्यादा जनघनत्व क्यों मिलता है, जनसंख्या का जो घनत्व है 250 से ज़्यादा क्यों मिलता है, तो उसके कारण भी है कि इस क्षेत्र में क्या होता है, स्वास्थ्यप्रद जलवायु का होना। यहाँ की जो जलवायु है वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इन क्षेत्रों में निवास, इसलिए व्यक्ति ज़्यादा निवास करते हैं। दूसरा, इस क्षेत्र में समतल मैदानी भूभाग होने के कारण यहाँ पर व्यक्ति ज़्यादा निवास करते हैं। तीसरा, इस क्षेत्रों में औद्योगिक विकास, परिवहन विकास ये ज़्यादा हुआ है, तो यहाँ पर लोगों को सारी सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाती है। आदि के कारण इस क्षेत्रों में क्या होता है, जनघनत्व ज़्यादा देखने को मिलता है। एशिया के अगर बात की जाए, एशिया के सागर तटीय जो भाग है, यूरोप की औद्योगिक मेखला। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण एक सिंपल सा एक पॉइंट और है कि एशिया जो है उसके सागर तटीय भाग और उसके अलावा यूरोप की औद्योगिक मेखला से हमारा अभिप्राय होता है कि यूरोप महाद्वीप में वो क्षेत्र जहाँ पर उद्योगों की स्थापना ज़्यादा हुई है। तो औद्योगिक मेखला और एशिया के सागर तटीय भागों में 1500, 2500, 4000
तक प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या घनत्व निवास करता है। तो इन क्षेत्रों में क्या है, लोगों को हर प्रकार की सुविधा, रोजगार के साथ साथ अन्य सभी सुविधाएं आसानी से मिल जाती है, जिसके कारण वहाँ पर जनघनत्व 1500, 2500 और 4000 तक भी देखने को मिल जाता है। तो ये तो था अत्यधिक जनघनत्व वाले। उसके बाद में अपन सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। तो अत्यधिक के बाद में आता है अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र। अधिक जनघनत्व में अपन किसको मान के चलते हैं, 100 से लेकर के 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, यानी इसके अंतर्गत उस क्षेत्र को शामिल किया जाता है जहाँ पर जनसंख्या घनत्व 100 से लेकर 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करता हो। अब इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो इसमें आते हैं दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी यूरोप, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी यूरोप, मध्य उत्तरी अमेरिका के तटवर्ती भाग, दक्षिणी पूर्वी एशिया के आंतरिक भाग। दक्षिणी पूर्वी एशिया उसमें भी आ रहा है, तो इसमें दूसरे में क्या है, दक्षिणी पूर्वी एशिया के आंतरिक भाग, यानी अंदर वाले जो भाग है, आंतरिक भाग, उत्तरी पश्चिमी चीन, मध्य भारत और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। किसमें, अधिक जनसंख्या में। अधिक और अत्यधिक में क्या अंतर है, अधिक के अंतर्गत 100 से 250 के बीच में, और अत्यधिक में 250 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। इसके बाद में तीसरे नंबर पर अपन बात करें सामान्य जनघनत्व वाले क्षेत्र। तो सामान्य जनघनत्व के अंतर्गत अपन देखने तो 0 से लेकर के, यानी सामान्य जनघनत्व में हम किसको शामिल करेंगे, यानी वो क्षेत्र जिसमें 0 से या अपन 0 की जगह अपन लिखते हैं 10 से लेकर के 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले जो क्षेत्र है, यानी 10 से 100 तक का जो क्षेत्र है उसको अपन किस में शामिल करते हैं, सामान्य जनघनत्व वाले क्षेत्रों में शामिल करते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। अब इसमें क्या होता है, सामान्य जनघनत्व 10 से 100 क्यों मिलता है, तो उसमें क्या होता है, इस कारण एक तो वो क्षेत्र जहाँ पर अस्थायी कृषि की जाती है, एक वो क्षेत्र जहाँ पर पशुचारण किया जाता है, एक वो क्षेत्र जहाँ पर वनों से संग्रहण के माध्यम से अपना जीवन यापन चलाया जाता है, और उसके अलावा मरुस्थलीय क्षेत्रों के पास भी कम घनत्व देखने को मिलता है। अब ये कहाँ मिलता है, एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानी जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में 10 से लेकर के 100 तक वर्ग किलोमीटर के घनत्व वाले महत्वपूर्ण जो देश है वो शामिल किए जाते हैं। 3 हो गए। 3 के बाद में नंबर 4 की बात करें तो कम जनघनत्व वाले क्षेत्र। अब कम में 1 से लेकर के 10 जनघनत्व वाले वो क्षेत्र सभी किस में शामिल करेंगे, कम जनघनत्व। अत्यधिक, अधिक, पहला क्यों कौन सा है, अत्यधिक जनघनत्व वाले। दूसरा कौन सा है, अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र। अत्यधिक में 250 से अधिक। उसके बाद में अपन बात करें अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्रों में 100 से 250 तक। उसके बाद में नीचे बात करें सामान्य जनघनत्व वाले क्षेत्रों में 10 से लेकर के 100 तक। उसके बाद में कम जनघनत्व वाले क्षेत्रों में 1 से लेकर के 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले जो क्षेत्र है उनको किस में शामिल करेंगे, कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में। तो इसके अंतर्गत अफ्रीका के कुछ महत्वपूर्ण देश सूडान, लीबिया और मालागासी। अफ्रीका के महत्वपूर्ण जो देश है सूडान, लीबिया और मालागासी, ये ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर 1 से 10 जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका का कनाडा क्षेत्रफल तो काफ़ी बड़ा है, जनसंख्या का बहुत कम है। दक्षिणी अमेरिका का उत्तरी अर्जेंटीना, दक्षिणी अमेरिका में उत्तरी अर्जेंटीना और इसके अलावा पेरू, इक्वेडोर, ये ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर 1 से लेकर के 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। एशिया का पश्चिमी साइबेरिया जो क्षेत्र है, एशिया महाद्वीप का पश्चिमी साइबेरिया का पश्चिमी भाग, अब पश्चिमी भाग की साइड में होगा। इधर तो अपन बाहर की तरफ देखें तो उधर तो ये यूरोप की साइड का जो पार्ट है उस क्षेत्र में पश्चिमी साइबेरिया और खाड़ी देशों में जो संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, इराक वाले जो देश आते हैं, तो ये देश क्योंकि इनमें क्या होता है, तेल का उत्पादन ज़्यादा होता है, वहाँ पर जल की मात्रा बहुत कम है, पठारी भूभाग होने के कारण वहाँ पर कम जनसंख्या निवास करती है। तो ये ऐसे देश है जो कम जनघनत्व वाले क्षेत्रों में शामिल किए जाते हैं। लास्ट वाला अपन देखते हैं प्राय जनविहीन क्षेत्र। प्राय जनविहीन का जहाँ पर कोई व्यक्ति निवास ना करता हो, प्राय जनविहीन क्षेत्र। अब इस जनविहीन क्षेत्र किसको बोलेंगे, यानी वो क्षेत्र जहाँ पर एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी, अभी एक व्यक्ति, आधा व्यक्ति तो वहाँ पर रहने से रहा, लेकिन उसका मतलब ये है कि जैसे बहुत बड़ा क्षेत्र है लेकिन उसमें कुछ गिने चुने 10-20 आदमी मिल जाते हैं, तो एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अपन बात कर रहे थे कि यहाँ पर अभी जैसे 5000, अब इससे नीचे आएंगे, यहाँ पर 4000 व्यक्ति निवास करते हैं तो 1 से नीचे आ गया ना प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रकार जनसंख्या तो रहती है लेकिन उसका जो एवरेज निकालते तो वो 1 से भी कम देखने को मिलता है। तो ऐसे क्षेत्रों को शामिल किया जाता है जनविहीन में, जिनमें एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। कौन कौन से भाग, पृथ्वी का 70% भाग इसके अंतर्गत ही आता है। पृथ्वी जो संपूर्ण पृथ्वी है उसका 70% भाग इसी के अंतर्गत शामिल किया जाता है।
दूसरा, विश्व में अत्यधिक ठंडे प्रदेश, वो भी वहाँ पर भी व्यक्ति निवास नहीं करते। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्म प्रदेश, उन क्षेत्रों में भी जनविहीन प्रदेश माना गया है। और बहुत ज़्यादा सूखे प्रदेश, और उसके अलावा उच्च पर्वतीय प्रदेश, उच्च यानी ज़्यादा ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र है, वो भी क्या होता है, प्राय जनविहीन क्षेत्रों में ही शामिल किए जाते हैं। तो इस प्रकार से अपने विश्व की जनसंख्या का वितरण घनत्व के बारे में अपन पढ़ रहे थे। तो घनत्व इस प्रकार से, घनत्व विश्व में जनसंख्या घनत्व का वितरण और घनत्व की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, घनत्व का वितरण, यानी घनत्व किस प्रकार से फैला हुआ है। तो इस प्रकार से अपन जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कर सकते हैं, जनसंख्या घनत्व के बारे में अपन आगे प्रस्तुत कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला जो अपना टॉपिक होगा वो होगा विश्व जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ये कारक जो है उसको पहले आप ध्यान से पढ़ लेना, उसके बाद में अपन नेक्स्ट वीडियो में उसको समझेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।